स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने प्लेटफॉर्म योगेंद्र टाइम्स पर। मैं योगेंद्र तिवारी आज आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सेशन लेकर आया हूं। चर्चा करूंगा पेट के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण गांधी युग की मॉडर्न हिस्ट्री का सेशन जो आपके यहाँ 5 नंबर का दिया गया है, उसमें 2 चीज़ें मुख्यतः मेंशन की गई हैं। एक तो सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज और दूसरा गांधी युग। तो गांधी युग आज के वीडियो में, सुभाष चंद्र बोस नेक्स्ट वीडियो में। दोनों दोस्तों मिलकर आपको देने वाले हैं लगभग 3 से 4 नंबर और एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन मैक्सिमम कहीं इधर उधर से और मॉडर्न हिस्ट्री में आपसे पूछा जाएगा बाकी टॉपिक से। तो दोस्तों इस सेशन को ध्यान से देखिएगा और पूरे सेशन को मौज मस्ती के साथ बढ़िया आराम से सुनिएगा। पूरा बताएंगे कहानी, अलती पलती मार के बढ़िया बढ़िया, ठीक, और पूरा सुनिए, ठीक है ना। आइए शुरू करते हैं गांधी को, ठीक है। देखिए गांधी जब भी हम पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में कई चीज़ें चलती हैं, चूँकि गांधी एक नाम नहीं, एक विचार है ना, और एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा ये महत्वाकांक्षी नाम हमें प्रतीत होता है जब हम सुनते हैं इस व्यक्ति के बारे में, कि जो कहीं न कहीं थोड़ा सा तमाम अन्य चीज़ों से परिपूर्ण है इसी दुनिया के लोग जिनकी चाह करते हैं ना। परंतु जब हम गांधी को देखते हैं तो ना उन्हें कुर्सी की चाह है, ना उन्हें पद प्रतिष्ठा की चाह है। तो क्या वास्तव में गांधी के साथ ऐसा ही है या गांधी के साथ वास्तव में कुछ और है? क्या गांधी जी ने ही पाकिस्तान को बंटवाया या पाकिस्तान को बंटने के पीछे, बनाने के पीछे कुछ अन्य लोग भी थे? क्या कारण है कि हम गांधी को राष्ट्रपिता कहते हैं? आखिर क्यों गांधी के पीछे इतने सारे भीड़? आज देख रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, कोई वीडियो नहीं दिख रहा है, 200-300 लोग देख रहे हैं ना। अभी वो गाया ना, कौन सा, बचपन का प्यार, बचपन का प्यार, उसका भी वो बादशाह ने गाया, उस साला देख लिए कितने लोग, 3-4 करोड़ 5 करोड़ कितने लोग देख लिए एक ही दिन में। सब बचपन का प्यार कर रहे हैं, हो गए जवान, बेरोजगार घूम रहे हैं। अब देखो इसे बचपन का प्यार देखोगे तो पेट में फेल होगी, हमारा वीडियो देखोगे तो पास हो जाओगे आराम से ना। आराम से देखिए, मौज मस्ती लेते हुए देखिए। तो कई क्वेश्चन के हम इस सेशन में जवाब जानेंगे ना, ऐसे क्वेश्चन जो आपको कुरेद रहे हैं कहीं के अंदर, जिनके कारण आप गांधी को गाली देते हैं, और ऐसे पॉइंट पर खास करके हम चर्चा करेंगे जो पेट के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। ये पूरा वीडियो पेट को मद्देनजर रखते हुए ही बनाया जा रहा है, याद रखिएगा इस बात को। बहुत ही ज़्यादा आने वाली किसी परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए गांधी को पढ़ने से पहले, आज तो चलो बधाई देते हैं, बच्चे का जन्मदिन है पाकिस्तान का, ठीक है। अब पाकिस्तान के पीछे थोड़ा 2 मिनट चर्चा कर लेते हैं। बहुत अजीब ये भी है बेचारा, ये भी कौन देश है पाकिस्तान? लो, न खाने को है न पैसा है, सिर्फ डांट खाता है, गधे की खेती है, बाकी कुछ है ये नहीं। ये बेचारे पैदा हुए 15 अगस्त को, कब पैदा हुए भैया? 15 अगस्त को, और कहते हैं हम पैदा हुए 14 अगस्त को। इनको अपने पैदाइश को लेकर ही सबसे ज़्यादा असमंजस है। दुनिया का पहला ऐसा ये इंस्ट्रूमेंट है जो अपने पैदाइश को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। अभी तक हमने सुना था कि यूपी बोर्ड जो परीक्षा करवाता है स्कूल वाली, वो डेट ऑफ बर्थ गलत लिख देता है कभी कभी, तो उससे वो यही प्रेरणा लिया था इनकी डेट ऑफ बर्थ से। इनकी डेट ऑफ बर्थ 15 अगस्त है, बेचारे परेशान रहते 14 अगस्त को। यहाँ तक कि इनके जाने माने इतिहासकार हैं कि केजीज, वो भी लिखते हैं कि इतिहासवा यहाँ का गलत है, पूरा ये लोग इधर उधर लिख दिए हैं ना। चलो बहरहाल बधाई बेटा, तुम खुश रहो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कुछ दिन बाद भारत में शामिल हो जाओ अपने आप, जैसे जम्मू कश्मीर का विलय कर ले रहे हैं, पीयूके का विलय कर लिए, उसके बाद तुम्हारा ही नंबर है, धीरे धीरे करके मिला लेंगे। क्या करोगे? खाने पीने कुछ ही नहीं। चलो गांधी को पढ़ते हैं, ठीक है। गांधी भैया पैदा हुए 2 अक्टूबर 1869। अभी तो कौन सी सामान्य सी बात है, इसको आप जान ही रहे होंगे। थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं कि कहानी बनानी पड़ेगी। 2 अक्टूबर 1869 को पैदा हुए। इनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था। करमचंद है, चंद्र नहीं है, ठीक है। करमचंद गांधी था। माता जी का नाम इनके पुतलीबाई था। आपको ऐसे देखते चलना है, कुछ भी वो पूछ सकता है, सामान्य सी जानकारी ही पूछेगा, ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं पूछेगा। कस्तूरबा गांधी इनकी पत्नी थी, ठीक है, ठीक है। ये इनका परिवार हो गया। इनके 4 बच्चे थे, ठीक है, और चारों ठीक ठाक आदमी थे, अपना चला रहे थे काम धाम। एक उसमें शराबी निकल गया था, छोटा वाला, ठीक है। गांधी बहुत समझाए लेकिन वो माना नहीं, ठीक है। अब इन पे आइए हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। 2 अक्टूबर को पैदा हुए 1869 को, ठीक है। यही डेट बहुत ज़्यादा ये भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। आप सोचिए इस व्यक्ति के व्यक्तित्व को आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन द्वारा 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस घोषित कर दिया गया। सोचिए पूरी दुनिया में अहिंसा के प्रतीक के रूप में गांधी जी को बना दिया गया है, विश्व अहिंसा दिवस। सोचिए
अब आपको समझ में आया होगा। और बताइए किसी भारतीय का ऐसा नाम जो विश्व में कोई दिवस ऐसा रखा गया हो गांधी के अलावा? कितने लोग हैं? पूरी दुनिया में तलाशेंगे तो नहीं मिलेंगे आपको ना, बहुत कम लोग मिलेंगे, ठीक। लेकिन गांधी यही बता देता है कि कितना, मतलब भारत ही नहीं अपितु पूरी दुनिया में गांधी बहुत ही ज़्यादा सम्मानित नाम है। इसीलिए आप देखेंगे चाहे बीजेपी आए चाहे कांग्रेस आए, सब किसका सम्मान करेंगे? गांधी का, फिक्स है ना। तो अपने आप को ऐसे बनाओ चाहे दुश्मन ही क्यों ना हो, थोड़ा सा भौकाल उसके नज़र में मेंटेन रहे, ना खरखतावर तो हो नहीं भैया ना, ऐसे कहीं फेंक दो, थोड़ा सा इज्जत बनाओ, पेट वोट पास करो, लेखपाल बनो कम से कम, ठीक है। लेखपाल साहब की बहुत भौकाल है गांव में, ठीक है, तो बनाओ अपनी इज्जत, ठीक है भैया। अब ये पैदा हो गए, शादी हो गई इनकी। अब शादी के बाद लड़के के सामने चिंता आती, भैया यार घर कैसे चलेगा? गांधी जी के सामने चिंता आई। हालांकि याद रखिएगा इनके पिताजी पोरबंदर रियासत के दीवान थे, ठीक है। गुजरात में पोरबंदर रियासत के ये दीवान थे। दीवान मतलब पैसे वैसे का सारा काम इन्हीं भाई साहब के पास आता था, पूरे पोरबंदर का, ठीक है। और पैसा इनके पास बहुत था, ठीक। अब दिक्कत क्या थी? दिक्कत ये थी कि आगे क्या किया जाए, ठीक है। वैष्णव धर्म का अनुयायी था पूरा परिवार, इसीलिए अहिंसा पर मुख्य जोर ये लोग देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से शादी हो गई तो 1888 में गांधी बाबा कहाँ चले गए? चले गए भैया लंदन पढ़ने के लिए, बैरिस्टरी वकालत पढ़ने के लिए लंदन चले गए। अब 3 साल वहाँ वकालत पढ़े, वहाँ खूब मौज मस्ती की। आप लोगों की तरह की ना, जैसे हॉस्टल में आप दाल सीटी मरवा रहे हैं, आधा कुकर दाल 1 कुकर चावल खा कर आराम से सो रहे हैं 12-3 ना, दाल भात चोखा। उसी तरीके से गांधी भी अपना खाए पिए, मौज मस्ती, बीड़ी पिए, सिगरेट पिए, वहाँ पे रेड लाइट एरियम को घूमे ना, जितना कर पाए जो किए सब किए। 3 साल बीत गया, पास हो गए, डिग्री मिल गई। अब डिग्री लेके पहुँचे गाँव में अपने, ठीक है। आप सब कह रहे हैं गांधी आए, गांधी कहाँ से पढ़ा भैया? लंदन से। अरे राम, अंग्रेजों के यहाँ जो हमारे यहाँ शासन कर रहे हैं कि यहाँ पूरा भौकाल मेंटेन है, पूरा गांव आ रहा है हाल चाल लेने कि फलाने बिटवा जो है पढ़ के आया है। कहाँ से भैया? लंदन से पढ़ के आया, ठीक है। अब ठीक है, गांधी तो अंदर से जान ही रहे काव के क्या है, ठीक। अब इनको टेंशन हुआ अपने फ्यूचर का। आदमी कुछ दिन बाद सबको फ्यूचर का टेंशन होता है, इन भाई साहब को भी हुआ। तो इन्होंने क्या किया भैया? इन्होंने किया ये कि ये चले गए बम्बई, ठीक। आज का मुंबई तब का बम्बई चले गए और एक बड़े वकील साहब थे, उन्हीं के अंतर्गत फाइल वाइल अपना सेट करने लगे ना। शुरू में कामकाज सीखने लगे। पहले ऐसे होता है कि पता लगा नाई की दुकान पे गए तो पहले तुमसे कोई दाढ़ी नहीं बनवाएगा, अगर नए कारीगर हो तो ना, कोई बनवाएगा ही नहीं। अब मान लो कोई आया बनवाने के लिए, तो पहले तुमको क्या है, इधर उधर आपसे जो आपका दुकान का मालिक है इधर उधर कटवाएगा, ठीक। फिर कभी आपको मेन कस्टमर का बाल सेट करने के लिए आपको देगा, ठीक। तो उसी तरीके से गांधी पहले गए, फाइल वाइल इनसे सेट करवाई जाती थी। तो गांधी को लगा भैया ये तो ना हो पाएगा, यहाँ कोई संभावना नहीं है हमको रोजगार के लिए। तो गांधी क्या किए, बेरोजगार बैठ गए। तब तक इनसे एक आदमी मिला, उसका नाम था अब्दुल्ला ना। अब्दुल्ला नाम के आदमी बहुत खतरनाक होते हैं, किसी के नाम हो जान लो भैया, ठीक। अब्दुल्ला इनको मिले, ठीक है। अब्दुल्ला ने कहा यार हमारा ये केस है, अगर तुम लड़ देते तो सही था ना। जैसे कभी कभी होता है जिंदगी में, कोई काम आगे नहीं बढ़ रहा है तो कोई बेकार आदमी बैठा है तो उसको आप दे दीजिए, हो सकता है उसको आगे बढ़ा दे ना। तो अब्दुल्ला इनको मिले और अब्दुल्ला ने एक केस बताया कि दक्षिण अफ्रीका में मेरा एक मामला है, उसी को आप देख लेते हैं। गांधी कहे चलो यहाँ क्या हो ही रहा है, चलो दक्षिण अफ्रीका चलते हैं, ठीक है। अब गांधी भैया कहाँ चल दिए? दक्षिण अफ्रीका। सोचिए आप लोग जैसे थक हार कर कहाँ, जब आप पेट नहीं पास होंगे, लेखपाल नहीं बन पाएंगे, कुछ दिन बाद आप निराश हो जाएंगे, तो कई लोग बम्बई चले जाएंगे कमाने के लिए ना, सूरत चले जाएंगे, कपड़े मिल में लग जाएंगे ना। वैसे गांधी कहाँ चले गए? दक्षिण अफ्रीका, ठीक। आइए भैया, वेलकम है दक्षिण अफ्रीका में आपका, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका पहुंचे, याद रखिएगा अफ्रीका महाद्वीप है, उसी के अंतर्गत दक्षिण अफ्रीका देश है, ठीक। दक्षिण अफ्रीका पहुंचे, ये कब गए? 1893 में। किसके कहने पर? अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए, ठीक। पहुंचे भैया, चलो दक्षिण अफ्रीका पहुंचे, वहां पे लिए अपना टिकट, बैठने गए ट्रेन में पूरे भौकाल साथ। भाई गांधी आ रहे हैं, कोट पैंट टाई बढ़िया मेंटेन, बैरिस्टर कहाँ से पढ़े हैं? लंदन से, छोटी मोटी जगह से पढ़ के आए हैं, बैठे आराम से सीट पे। तब तक अंग्रेज अधिकारी कहा भैया कहाँ बैठे हो? कहे अब टिकट है यार हमारे पास।
कहे टिकट है ठीक है, तुम काले लोग हो ना, काले समूह के हो, तो तुम्हें यहाँ बैठने की इजाज़त नहीं है, इस डिब्बे में चढ़ने की प्रथम श्रेणी के जो यात्रा है आप वो नहीं कर सकते। गांधी कह रहे ये कौन सा मामला भैया, क्या ऐसे मामला है। गांधी कह जाओ नीचे चले जाओ, दूसरे डिब्बे में बैठ जाओ। कहे नहीं बैठेंगे। कहे यार मान लो बात और चले जाओ। कहे नहीं जाएंगे। गांधी को पकड़ते हैं, वहाँ से फेंक देते हैं, ठीक। और प्रिटोरिया स्टेशन पर गिरा हुआ गांधी, सोचो आप, बहुत बड़ा मोटिवेशन है। प्रिटोरिया स्टेशन पर गिरा हुआ गांधी, चोट से लथपथ गांधी ये कसम खाता है कि जब मुझ जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति के साथ अंग्रेज लोग इतनी बेईमानी कर रहे हैं, इतनी मक्कारी कर रहे हैं, तो मजलूम जनता पर कितना ये लोग अत्याचार करते हैं। कसम खाते हैं गांधी कि इनके अत्याचार को हम दक्षिण अफ्रीका से खत्म कर देंगे, ठीक। अब यही लोग क्या कहते हैं, भारत में ऐसा क्यों नहीं किए, क्यों नहीं किए यार, दीवान के बेटे थे, छोटे मोटे यार, जहाँ जाते थे भौकाल मेंटेन, सब हट जा रहे हैं, उनको फेंकेगा कोई, पूरी इज्जत है, उनको नहीं पता है। अब राहुल गांधी को नहीं पता कि प्याज नीचे होती है ऊपर फंसती है, उससे राहुल गांधी क्या दोस्त है, कभी जिंदगी में प्याज देखे ही नहीं, वो खेती देखे होंगे तभी तो बताएंगे। तो वैसे मामला है। अब वहाँ गए, उनको दुख मिला, तो दुख मिला तो उसका उन्होंने सोल्यूशन दिया और चले जाते हैं दक्षिण अफ्रीका में, फिर अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर देते हैं। गांधी जी शुरू से ये मानते थे कि अंग्रेजी जो यहाँ पे लोग शासन कर रहे हैं ये लोग गलत हैं, जो महारानी वहाँ से बना के अपना सिस्टम भेजते हैं वो सही है, ये लोग यहाँ आके अपना घूसपात लेने लगते हैं, जाति हमारे साथ करने लगते हैं, ठीक है। ये मामला हुआ। अब गांधी दक्षिण अफ्रीका में जब पहुँचे तो इनको एक चीज़ ये मिला कि रंग भेद यहाँ बहुत ज़्यादा है, जो इनके साथ स्वयं भी हुआ था, ठीक। फिर इन्होंने एक चीज़ देखा है कि एक विशेष तरीके का लेटर है, पत्र है, आप यूँ कहें कि उसको आईडी कार्ड टाइप का, जिसको दक्षिण अफ्रीका में काले लोग या यूँ कहें जो भारतीय लोग हैं वहाँ पे मुख्यतः, उनको गले में लटकाए हुए चलना पड़ता है। समझ रहे हैं, जैसे आप फला विद्यालय के अगर स्टूडेंट हैं तो उस विद्यालय में जब आप जाते हैं तो आप वो आईडी कार्ड लगाए रहते हैं, तभी आपकी पहचान होती है, ठीक। उसी तरीके से दक्षिण अफ्रीका में ये भौकाल मेंटेन किए थे अंग्रेज लोग कि जो काले लोग हैं एशिया के, जो यहाँ पे आए हैं, वो क्या करेंगे भैया, अपना एक एडमिट कार्ड लटकाए रहेंगे गले में। ऐसा नहीं कि ये एडमिट कार्ड लटकाना गलत है, लेकिन ये एडमिट कार्ड लटकाना उस समय भैया गलत हो जाता है जब सिर्फ किसी पर्टिकुलर समुदाय या रंग वाले व्यक्ति को कहा जाए। आपके स्कूल में अगर कहा जाए कि फला गांव से जो व्यक्ति आए हैं वो एडमिट कार्ड लगाएंगे, तो कितनी बुरी बात है, भेदभाव हो जाएगा। उसी तरीके से अंग्रेजों ने ये कहा जो काले लोग हैं, जो एशिया के मूल के हैं, जो आए हैं यहाँ पर रोजगार की तलाश में, वो हैं, तो उनको क्या करना है, एक लाइसेंस लटकाए रहना है। गांधी जी ने इसका विरोध किया और गांधी जी इसके खिलाफ लड़ते हैं और इसको धीरे धीरे वहाँ से खत्म करवाए। गांधी जी वहाँ पर इस आंदोलन को सफलतापूर्वक परिचालित करने में सफल हो गए और ये आंदोलन सफल हो गया, बन गए हीरो। कहाँ के, दक्षिण अफ्रीका के। प्रियंका चोपड़ा यहाँ से गई हॉलीवुड में, बन गई हीरोइन तगड़ी, भौकाल वहाँ पे मेंटेन। तो वैसे यहाँ से गए, वहाँ पे अपना भौकाल मेंटेन कर लिए, ठीक है। आप देखेंगे अंग्रेजों का हमेशा वो साथ देते हैं। 1899 में जैसे गए 6 साल बाद ही बोवर का युद्ध होता है वहाँ पे अफ्रीकियों और उनसे, तो बोवर का जो युद्ध हुआ उसमें गांधी जी ने अंग्रेजों का साथ दिया अपने 1100 साथियों के साथ। 1100 अन्य लोगों को भी इन्होंने इकट्ठा किया और अंग्रेजों की तरफ से लड़वाया। सोचिए, मतलब अंग्रेजी साम्राज्य में कितना यकीन करते थे, ठीक। फिर आता है 1906 में जुलू विद्रोह हुआ और जुलू विद्रोह के समय ही इन्होंने एक कसम खाई कि आजीवन ब्रह्मचर्य करेंगे। क्या करेंगे, आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, ठीक है। गांधी जी हमेशा 2 विषय पर मुख्यतः वो फोकस करते थे, एक सत्य और दूसरा अहिंसा। ये 2 बहुत बड़े शब्द। ये कहते थे वैचारिक रूप से भी अहिंसक ना बनिए, बिल्कुल आप किसी के बारे में मारपीट ये सब मत सोचिए। आज के नेता देखो बंदूक टांगे घूम रहे, लगता है साले आतंकवादी हैं सब ना। जहाँ उतरे क्या है भैया, जिला पंचायत सदस्य हैं, मतलब 2 घंटा ले घूमता है, कहानी कौन टेंशन है उनका है? ये सब क्या, ये हमारी सरकारें जो जब अनपढ़ गवार जाहिल लोग सरकार में बैठते हैं तो यही काम होता है, बढ़ावा देते हैं माफिया राज को, ठीक। समझ रहे हैं। अब कहे कि हम एजुकेटेड नेता बनाएंगे, बीए किए, बीएससी किए, क्या स्कूल कभी गए नहीं ना, चौराहे बैठ के लत्ता ही किया, आज बन गए जिला पंचायत। लो भाई क्या चल रहे, बंदूक लेके चल, ज़्यादा बोलोगे मार देंगे। चलो, गांधी क्या कह रहे, सत्य और अहिंसा पालन करो। तो गांधी के देश में हो रहा, दूसरे देश में क्या होता होगा आप सोचो।
गांधी कहते सत्य क्या है? ईश्वर है, अंतिम सत्य ईश्वर है। गांधी चूंकि क्या थे? आस्तिक थे, ईश्वर को मानते थे। कहे अंतिम सत्य ईश्वर है, तो कहे यार सबको तो ईश्वर मिल नहीं जाएगा, तो हमको क्या करना है? नैतिकता का पालन करना है। जितना ज़्यादा हो सके आप नैतिक बने, मोरल बने, सरल बने, एकदम सरल बने, बात बात पर गुस्सा ना करें, क्रोध को दूर करें, आप बहुत आगे जाएंगे। बेईमानी छोड़ दें, बहुत आगे जाएंगे, ईमानदारी करते रहें। ठीक, आराम से पढ़ें, आपका आराम से चयन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की बात, लेकिन ईमानदारी से पढ़ें। समझ रहे? पढ़ाई में आप क्या बने? ईमानदार बने। ये मामला हो गया भैया गांधी का। ठीक है, इतना मैंने आपको बता दिया। अब भैया ये सब यहाँ पे अपना मामला सेट किया, पूरा भौकाल मेंटेन। अब भैया ये हुआ कि गांधी अब चले अपने देश। ठीक है, तो गांधी को भैया हुआ कि अपने देश की याद आई। पता चला कि हमारे देश में भी ये सब बहुत ज़्यादा हो रहा है। कहे चलो ठीक है, चलो भैया अपने देश चलो। ठीक, एक चीज़ याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका में थोड़ा सा एक इन्होंने टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की थी। टॉलस्टॉय, इसको याद रखिएगा, टॉलस्टॉय फॉर्म। ये ऐसा फॉर्म था जो इनके साथ सत्याग्रही लोग रहते थे, जो इनके साथ अपना नेतृत्व करते थे आंदोलन का, वो इसमें रहते थे। उनका निवास स्थान था। और इसके लिए ज़मीन दोस्तों कालिन बाख नामक व्यक्ति ने दी थी, और ये बहुत ज़्यादा पूछता है, इसीलिए मैं इसको बता दे रहा हूँ। कालिन बाख ने इसके लिए ज़मीन दी थी और बहुत ज़्यादा इस चीज़ को पूछता है। ये टॉलस्टॉय कौन है? ये हैं रूस के विचारक हैं। इनके नाम पे आप सोचिए, गांधी बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। समझ रहे हैं? रूस के विचारक हैं, गांधी बहुत ज़्यादा प्रभावित है। क्यों? क्योंकि इन्होंने बाइबल पर अपनी थीसिस लिखी थी, और बाइबल पर थीसिस जो लिखी थी बहुत अच्छी लिखी थी। गांधी उसको पढ़ते, गांधी मंत्रमुग्ध हो जाते। जैसे कई बार आप होता ना, सुशांत सिंह राजपूत की मूवी देखे, एकदम आप भौकाल मेंटेन, कहे वाह भाई बहुत बढ़िया है ना। अब आप देखते हैं सलमान खान नेपोटिज्म पे बोले ही नहीं, गरियाते हैं, कहते नहीं बोलेंगे। बहुत बड़े बड़े भक्त जो सलमान खान के सब छोड़ दिए, कहे जाओ यार तुम हिरण मारते हो, आदमी मारते हो, सबके ऊपर गाड़ी चढ़ाते हो, यही सब करते, गुस्सा होते, 54 साल 55 साल को शादी नहीं कर रहे, परेशान कर रहे सबको ना, तो क्या कर नेपोटिज्म पे नहीं बोले। तो वैसे क्या है, ये भी किसी से प्रभावित है, किससे? टॉलस्टॉय से। हर आदमी, आप भी प्रभावित होते हैं, ये भी प्रभावित है। ठीक, तो 3 लोग थे बेसिकली, एक थे रूसो और एक थे थोरो बेसिकली कहाँ के थे? थोरो थे अमेरिका के। ठीक है, इनसे भी बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। तो टॉलस्टॉय वाला आप याद रखिए, ये सब विचारक हैं। ठीक है, हालांकि गांधी इस तरीके के विचारक नहीं, क्योंकि गांधी का एक फिक्स कोई क्राइटेरिया नहीं था। गांधी आध्यात्मिक टाइप का थोड़ा सोचते थे। इसीलिए जब गांधी की तुलना की जाती है तो गांधी की तुलना महात्मा बुद्ध से कर दी जाती है, या तो सुकरात से कर दी जाती है। इस तरीके के विचारक से की जाती है, न कि जो मैंने अभी थोरो और रूसो संबंधित, टॉलस्टॉय संबंधित लिखा, इनसे की जाती है। ठीक है, आइए भैया, तो दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी को हुआ टेंशन कि अब चलते हैं अपने देश, बहुत हो गया, कमाई उमाई यहाँ नाम वाम बढ़िया हो गया है, अब चलते हैं कहाँ? इंडिया। ठीक, इंडिया आते हैं भैया 9 जनवरी 1915 को। कहाँ पहुँचते हैं? बम्बई, अपने साथियों के साथ। जहाँ मुंशीगिरी किए थे ना, वो वहीं उतरे। कह लो देखो उतर रहे हैं, जहाज से बढ़िया चमचमाते हुए उतरे बम्बई पोर्ट पर महात्मा गांधी अपने साथियों के साथ। पूरा भौकाल मेंटेन, पोर्ट पर सारे लोग आए, माल्यार्पण किए, ताली बजाए। आपका भी माल, जब आप कुछ बन जाएंगे तो बहुत लोग आ जाएंगे। सफलता के कई माँ बाप होते, असफलता अनाथ होती, इसको याद रखिएगा। ठीक, तो कई लोग अपना स्वागत वागत किए, इनको ले गए। भारत में सारे लोग परिचित है, ऐसा मत सोचिए भारत के लिए नहीं है। अरे भाई कोई बात नहीं, बाहर इतना अच्छा कर रहा है तो उसको लोग जानेंगे ना, तो सारे लोग जाने। अब भारत पहुंचे। इनके गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, राजनैतिक गुरु। ये सब आपसे पूछेगा, आपको आराम से देखते चलना है। राजनैतिक गुरु इनके थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक, गोपाल कृष्ण गोखले, इन्हें कहा जाता है भारत का हीरा। इसको याद रखिएगा, पूछ ले मान लो तो आप भूल जाएंगे। भारत का हीरा किसको कहा जाता है भैया? गोपाल कृष्ण गोखले को। सब हीरा रहन, बाकी सब जो क्रांतिकारी लोग थे उनको कुछ ऐसा नहीं कहा जाता ना, ये हमारे दिमाग में रहता। क्योंकि शस्त्र समाधान नहीं है अंतिम रूप से, इसको याद रखिएगा। अंतिम रूप से जो समाधान है वह क्या है? अहिंसा है। इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक, तो गोपाल कृष्ण गोखले से आते हैं, मिलते हैं, बाकी नेता भी अपना बैठे रहते हैं। ठीक, गोपाल कृष्ण गोखले कहते हैं भैया एक काम करना, 1 साल चुप रहना, मुंह बंद रखना, कान खुला रखना।
क्या करना, मुंह बंद और कान खुला। ठीक, ये तक पूछा है कि इस लाइन को किसने कहा है, किसने कहा, गोपाल कृष्ण गोखले, या इन्हीं को कहा जाता है जीके गोखले। ये भी याद रखिएगा, मान लीजिए ऐसे ना, तो आप कहेंगे कि भैया तो बताइए नहीं थे, जीके गोखले ने कहा। ठीक, गोपाल कृष्ण गोखले ने इस बात को कहा कि 1 साल आपको मुंह बंद रखना है और कान खुला रखना है। ठीक है, ये इतना मामला हो गया। कहे ठीक है 1 साल चुप रहेंगे। वहां से निकले, सीधे पहुंच गए कहाँ, साबरमती नदी के तट पर। वहां पर अपना एक आश्रम बनाया बढ़िया, वहां से अपने विचारों को इन्होंने प्रचारित करना शुरू किया, सत्य अहिंसा के विचार को, एक ऐसा विचार जो पूरी दुनिया को अपने आप में समाहित कर लिया। बाद में आप देखेंगे भारत सरकार द्वारा 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। इसको आप थोड़ा सा याद रखिएगा, 9 जनवरी को क्या मनाया जाने लगा, प्रवासी दिवस। प्रवासी उन्हें कहते हैं जो लोग यहाँ से काम के सिलसिले में अन्य देशों में गए हैं, प्रवासी दिवस। ठीक, इसको याद रखिएगा थोड़ा। ठीक है, तो आगे क्या हुआ भैया, 1 साल चुप रहे, भारत की पूरी मनोदशा को देखे ना। जैसे आप कभी जब बाहर से घर में जाएं तो ऐसा ना करें धड़ाम से बस फला चीज़ बोल ही दिए, पहले उसको मनोदशा को समझे, नहीं पता चले घर वाले किसी बात को लेकर टेंशन बोले दो, तुम अचानक मार खा गए, लो सारी इज्जत तो खत्म, भौकाल डाउन ना। तो सही समय पे बोलिए, हमेशा आप सही समय देख कर बोलिए, ऐसा ना उल्टा पुल्टा काम मत करिए। मौन बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ भैया, साल आया 1917। 1917 में क्या हुआ, गांधी के जीवन का बहुत बड़ा वर्ष है 1917। अब हम बात करेंगे गांधी के भारत में किए गए आंदोलनों के बारे में। देखिए थोड़ा सा इस पर विस्तृत चर्चा करते हुए, क्योंकि यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे। और आप, मैं भी जो भी ये बात कर रहा हूँ, आप हमारे साथ इसको आप लिखते चलिएगा, या 2-3 बार आप इस चीज़ को देखिएगा तेज चीज़ से थोड़ा सा ना, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हितकारी साबित होने वाला है। अब गांधी ने क्या किया, वहाँ पे सारा काम मामला सेट कर दिया। अब गांधी जी से एक आदमी मिलने आता है ना। मामला ये था कि 1917 में गांधी जी एक आंदोलन के लिए बुलाए जाते हैं। ठीक, उस आंदोलन की थोड़ी सी आपको स्टोरी बताता हूँ। गांधी जी उस समय थे लखनऊ में, 16 के आसपास वही लखनऊ अधिवेशन हो रहा था। तो गांधी जी से मिलने एक आदमी जाता है जिसका नाम है राजकुमार शुक्ल। ठीक, क्या नाम है भैया, राजकुमार शुक्ल। सब याद रखिएगा, अभी आपको बताते हैं कैसे पूछेगा। राजकुमार शुक्ल नाम का एक व्यक्ति मिलने जाता है गांधी से। वो बताता है महात्मा गांधी को कि महात्मा जी हमारे साथ इस तरीके की नाइंसाफ़ी की जा रही है कि बहुत पहले हमने अंग्रेजों के साथ एक अनुबंध किया था जिसमें नील की खेती करने संबंधी अंग्रेजों से हम समझौता किए थे। गांधी के कहाँ से आए हो भैया, कहे हम आए चंपारण से। कहाँ से आए, चंपारण से। चंपारण कहाँ है भैया, बिहार में। ठीक है, बिहार की एक जगह है चंपारण। ठीक, अब चंपारण से कहे हम आए हैं और हम लोग पहले नील की खेती करते थे और हमसे अब अंग्रेज ज़बरदस्ती क्या है, खेती करवा रहे हैं और पैसा नहीं दे रहे हैं, टैक्स हमसे अलग से लगवा रहे हैं। ठीक है, अच्छी ऐसी बात। पूरा मामला बताओ। अब मैं आपको पूरा मामला बताता हूँ क्या राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से कहा। मामला ये था कि बिहार के चंपारण में नील की खेती को लेकर विवाद हो गया। ठीक, नील की खेती को लेकर विवाद हो गया। नील की जो खेती करते हैं उन्हें कहा जाता है नीलहे। इसको याद रखिएगा थोड़ा सा, नहीं तो कहीं शब्द लिख दिएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक, नील की खेती करने को लेकर विवाद हो गया। मामला क्या था भैया, शुरू में जब यूरोप के लोग आए, अर्थात बेसिकली अंग्रेज लोग जब आए, तो भारत में क्या था, भारत वालों से कहा यार कुछ अच्छी खेती होती करो बढ़िया। कहे बाबू साहब हमारे पास पैसे नहीं है। पैसा नहीं, हमसे लो पैसा। तो कहे इसके बदले हमें क्या करना पड़ेगा। कहे तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि हम तुमसे एक अनुबंध करेंगे, एक समझौता करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग अपनी खेती करनी होगी। कहे ठीक है बताइए क्या अनुबंध करना भाई, कौन सी शर्त है। भारत वाले ब्याज से पैसा देने हैं, गांव के ठाकुर साहब दे रहे हैं, चलो। कहे 5,000 देंगे एक दिन का, आपसे 1,000 लेंगे। चलो आज काम है, पता लगे दे देंगे, कल फलाने दे देंगे, दे देंगे। अब 5,000 लिए, अब 5,000 का 50,000 ब्याज हो गया। वैसे ये लोग कूद गए। कहे भैया तुरंत दो भैया, हमको बहुत काम है। कहे समझौता ये कर लो कि जितनी टोटल तुम्हारे पास जमीन होगी उसके 3/20 भाग पर तुम्हें नील की खेती करनी होगी। नील मतलब समझ रहे हो ना, जिससे कपड़ा नीलियाते हैं,
व्हाइट वाली शर्ट कभी कभी आप देखो पहले वाले बुजुर्ग लोग थोड़ा सा नील का यूज़ करते थे, अब रासायनिक नील आ गई है तो अब उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक, बताते हैं अभी। ठीक, 3/20 भाग पर जितनी आपके पास खेती, जितने बीघे होगा उसका 3/20 भाग पर आपको नील की खेती कंपलसरी रूप से करनी होगी। काहे नील करवा रहे हैं लोग, काहे गेहूँ डाल रहे हैं? क्योंकि यहाँ से गेहूँ लाद के ले जाएंगे, यहाँ से वो वाणिज्यिक फसल करवाएंगे, इसीलिए अंग्रेज आते हैं, चाय करवाते हैं, मसाला करवाते हैं, कॉफ़ी का उत्पादन करवाएंगे, ये सब करवाएंगे, वो गेहूं और धान लेने नहीं आए। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है, जो 3/20 वाला मामला है, इसी को कहा जाता है तिनकठिया पद्धति। क्या कहा जाता है? तिनकठिया पद्धति। प्रश्न में आपसे पूछता है कि तिनकठिया पद्धति का संबंध किससे है, तो चंपारण आंदोलन से संबंधित है या नील की खेती से संबंधित है। ठीक है, कहे ठीक है भैया, समझौता कर लिए। अब उसी के बाद क्या हुआ, जर्मनी में रासायनिक नीलों का आविष्कार हो गया। अब नील किससे बनने लगी? मशीनों से। अब ये भैया दिन भर बनाए, ये बेच रहे हैं, पता लगे 50 रुपए का, मशीन से फटाक से डाले, तुरंत निकला, 20 रुपये में दे रहे हैं। अब इनका मामला 50 वाला कौन खरीदेगा? आप बताइए, 50 वाला कौन खरीदेगा? बांस से जो दिन भर काट काट के पतला पतला वो अपना बनाते हैं ना, झोली टाइप का, जिसमें हम रखते हैं भूसा वूसा, जो भी सामान रखते हैं ना, शादी विवाह छोड़ दीजिए, कौन खरीदता है उसको? तसला खरीद ले रहे 100 रुपये, हम लोग भैया धर दिए, चलो 5 साल बटा तसला खरीदे ना, तो कौन खरीदेगा उसको? तो इनका कौन खरीदेगा ना, ये बेरोजगार हो गए। अब बेरोजगार हो गए, बर्बाद हो गए। ठीक, अब इन्होंने कहा अंग्रेजों से, भैया ये बताओ, जब कोई नील खरीद ही नहीं रहा है तो हमको आप क्या करें, इस खेती से मुक्त कर दें ना। ठीक, तो अंग्रेजों ने कहा ठीक है, तुमको मुक्त तो कर देंगे, पर तुम मुक्त के लिए हमसे कुछ पैसा वैसा दो। ठीक, कहे यार इतने दिन से उत्पादन करके आपको दे रहे हैं और क्या दें? कहने नहीं, कहे ठीक है मत दो। तो ये लोग जो नील अब इनको बेचते भी थे अंग्रेजों को, वो कम दाम पे लेने लगे। दूसरी बात क्या करने लगे, टैक्स और बढ़ा दिए। किसान बहुत परेशान हो गया, खाने को नहीं था। तो राजकुमार शुक्ल को किसानों ने अपना नेता बना, कहा जाओ यार गांधी जी से बतियाओ। तो गांधी जी से लखनऊ में राजकुमार शुक्ल जी मिलते हैं और गांधी जी ने आश्वासन दिया कि हम यहाँ पहुँचेंगे। गांधी कहे बस यही हम तलाश ही रहे थे, 1 साल का कोटा हमारा पूरा हो गया, हम पिक्चर बनाए नहीं, कोई बहुत दिन से बैठे हैं बेरोजगार ना। ठीक है भैया, अब गांधी गए, कहाँ पहुँचे? चंपारण बिहार में। गांधी के साथ 2-3 लोग और गए, जैसे उसमें से आप देखेंगे प्रमुखता JB कृपलानी गए इनके साथ, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे। ठीक, और एक बहुत बड़ा नाम था इसमें राजेंद्र प्रसाद जी का, राजेंद्र प्रसाद भी गए। तो राजेंद्र प्रसाद जी के ही घर में गांधी जी रुके थे। ठीक, ये गए इनके साथ सब लोग वहाँ पर, और बाकी टीम गई इनकी पूरी मंडली। पहुँचे, हाथी पे चढ़कर गांधी जी उतरे वहाँ चंपारण में। कलेक्टर ने तुरंत आदेश दिया, जिस ट्रेन से बैठ कर आए हो तुम वहाँ से, उसी ट्रेन से सुबह वाली से वापस हो जाओ, 1 मिनट लेट मत करो। अब गांधी को धमकी दे दिए, क्यों? कहे कि तुम्हारे आने से यहाँ पे क्या है, असामाजिक तत्व तो घटनाएं कर सकते हैं, तुम्हारे आने से यहाँ पर घटना हो सकती है। आप देखेंगे हाथरस कांड में किसी भी व्यक्ति को जाने नहीं दिया गया, क्यों? क्योंकि वो हिंसा के लिए मोटिवेट किया जाता ना वहाँ पे, इसलिए सरकार ने रोका। वही घटना उस समय भी की गई। गांधी उस समय की जो सरकार थी, जो अलोकतांत्रिक थी, उसके लिए चुनौती पेश कर रहे थे। गांधी जी ने कहा देखो भैया, हम हैं थोड़ा अलग टाइप के आदमी, अगर हमको नहीं जाने दोगे वहाँ पे तो हम क्या करेंगे, सत्याग्रह कर देंगे यहीं पर। तो आपसे पूछ ले, अगर भारत में सबसे पहले गांधी ने कहाँ सत्याग्रह आंदोलन की बात कही, तो चंपारण आंदोलन में सबसे पहले सत्याग्रह की बात। कांग्रेस तुरंत समझ रहे ना भैया, यही काम कर करके ये बुढ़वा जो है दक्षिण अफ्रीका में जो है मामला अपना सेट कर लिया, और यही काम यहाँ भी कर। कहे नहीं तुम जाओ, जाओ भैया जाओ, जाओ बोले जाओ। अब जाए, गांधी जी गए, किसानों से बात किए, एक समिति बनाई गई पूरा ना। समिति से गांधी जी ने यह कहा कि आपने किसानों से जितना पैसा लिया है उसको वापस कर दीजिए ना। बात हुई भैया वापस कर दीजिए, कहे जितना लिए हो उसका क्या करो, 25% अंग्रेज मान गए, चलो 25% जितना पैसा वसूली है उसका हम क्या करेंगे, किसानों को वापस कर देंगे मुआवजे के रूप में। गांधी जी कहे ठीक है। अब गांधी जी के लिए क्या, अंग्रेजों से वापस करवाना, 5 रुपये में वापस करें, 25%, 100 में से 25 रुपया वापस कर दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात है ना। अब पूरा किसान उनको उठा लिया भैया, जिंदाबाद जिंदाबाद। यहाँ तो बचपन का प्यार अगर गा देंगे जिंदाबाद, देख रहे हो मुख्यमंत्री अपनी गाड़ी में बैठा घुमा रहे, प्रचार करवा रहे, बाकी बतिए छोड़ दो ना।
तो गांधी तो इतनी बड़ा काम कर दिया, पूरा जनता इनको हाथों हाथ ले लो भैया जिंदाबाद के नारे लगने लगे। और उसी बीच रविन्द्रनाथ टैगोर ने खुद से कहा यार तुम आदमी हो ही नहीं यार, क्या हो, महात्मा हो। महात्मा की उपाधि दे दी इनको। तो पूछता है आपसे, महात्मा की उपाधि किसने दी? गांधी जी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी। कब दी? चंपारण आंदोलन के समय दी। तो ये भैया चंपारण आंदोलन से संबंधित इनका मामला था। कोई अगर आपको डाउट है कहीं पर भी आप कमेंट करके तुरंत पूछिएगा, 1 मिनट भी देर मत करिएगा। आप साथ ही साथ आप हमें मेल भी कर सकते हैं अगर आपको कोई इस तरीके की समस्या है तो yogendratimes@gmail.com पर। किसी भी तरीके की हेजिटेशन मत जाइए, पेपर तक आपको इस तरीके के टॉपिक सारे जो भी है क्लियर करवा दिए जाएंगे। बढ़िया भावकाल में मेंटेन होकर पॉजिटिव माइंड से जाइएगा, आराम से, कोई दिक्कत मत लीजिएगा जब तक हम हैं, ठीक है। ये हो गया चंपारण आंदोलन। आगे बताते हैं आपको। अब आप ऐसे समझ लीजिए कि पहली ही पिक्चर बनाए गांधी भारत में, अब पहले सुपर हिट हो गई, तो मतलब क्या हो गया, भावकाल मेंटेन हो गया पूरा ना। जैसे देखेंगे आप, कोई हीरो आए अगर बॉलीवुड में, अब बढ़िया पहले मूवी बना दे तो उसका भावकाल तो मेंटेन हो जाएगा पूरे बॉलीवुड में, उसे काम थोड़ी तलाशना, काम है, ठीक। अब भारत में क्या मामला? भारत में मामला है अगर कोई एक समस्या आप दूर कर दिए तो भारत में समस्या बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लोग अपनी समस्या दूर करना नहीं चाहते। लोग यहाँ तक नहीं करना चाहते, दिन भर शराब पियेंगे लेकिन अपने बच्चे का ना एडमिशन नहीं करवाएंगे ना। और सरकार यहाँ तक करना चाहती है कि आपके बच्चे का एडमिशन हो जाए लेकिन उसे कुछ आए ना ऐसा प्राइमरी स्कूल बनवाएगी जिसका कोई मतलब नहीं। भारत को सबसे ज़्यादा अगर घाटा लगा है तो प्राइमरी स्कूलों से लगा है वर्तमान में जो है, इनका कोई मतलब नहीं, इनका कोई वजूद नहीं इनकी। आप सोचिए यहाँ प्राइमरी स्कूल के जो प्रिंसिपल होते हैं जो 10,000 5,000 खिलौने के लिए आता है उसको भी खा जाते हैं, इतने चिरकुट टाइप के प्रिंसिपल हैं, ठीक। ऐसे शिक्षक हैं कि पढ़ाने की बातें छोड़ो, कुछ बोलेंगे नहीं, आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो गांधी के ज़माने में गांधी कितने ईमानदार थे अपने देश के लोगों के प्रति, फिर भी आप सोच सकते हैं ये गांधी का देश है जहाँ इतने बड़े चोरकट पैदा हो रहे हैं, ठीक। आइए, सरकारी मास्टर पढ़ा नहीं रहा, हमें यूट्यूब पे आके पढ़ाना पड़ा, चलो ठीक है पढ़ो भैया। पहले आंदोलन की सफलता के बाद चंपारण आंदोलन जब सफल हो जाता है तो महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने बुलाया। एक जगह थी अहमदाबाद, गुजरात में स्थित जगह है अहमदाबाद, आपने इसका बहुत नाम सुना होगा। इसमें एक मिल थी ना जिसमें लोग काम करते हैं, मिल, ठीक। उस मिल में एक मुद्दा ये हो गया था कि एक बीमारी उन दिनों फैला करती थी, प्लेग ना, जो पिस्सुओं से होती, जो छोटे छोटे चूहे होते ना, तो प्लेग से संबंधित उस समय जो मिल के मालिक लोग थे वो बोनस देते थे, ठीक। क्या देते थे? वहाँ काम करने वाले लोगों को बोनस, ठीक। तो कुछ दिनों बाद इन्होंने कहा बीमारी खत्म हो रही तो बोनस खत्म कर देते हैं। पहले एक आदमी सोचिए बोनस दे रहे हैं, आज कोरोना फैला सारा रोजगार खत्म हो गया, सब लोग बेरोजगार बैठ गए घर पे। पहले के आदमी कितने अच्छे थे, बोनस दे रहे थे, ठीक है। चलो इनका बोनस छीन लिए तो लोग कह रहे राम तो गड़बड़ हो रहा है, ठीक। तो गुहार लगाने लगे, हम लोग हड़ताल करेंगे, ठीक है। तो अंग्रेज कहे रुको हम मामला करते हैं। अंग्रेज क्यों कहे मामला करते? कहे हम गांधी बुलाते हैं। किसको बुलाते हैं? गांधी को। कौन कहा? अंग्रेज। क्यों कहे? क्योंकि भैया जो मिल के मालिक थे वो गांधी के मित्र लोग थे ना, और ये भी भारतीय और जो काम करने वाले हैं वो भी भारतीय। तो कहे अब दोनों भारत के ही लोग हैं। अब इसमें देखते हैं गांधी जी क्या निर्णय देते हैं, क्योंकि अगर इसमें किसी के भी खिलाफ जाएंगे तो ये तो गांधी के खिलाफ मामला बन जाएगा। जैसे आप बहुत बड़े नेता हो, आप कोलिया खड़ंजक जब आप पंचायत करने लगेंगे गांव में तो आपका मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? कि भैया पता चले राम खिलावन है, राम खिलावन ने एक फरुआ से उठाया एक फावड़ा और आराम से मेड़ काट ले, ठीक। अब पड़ोसी चला भैया कि चाचा विधायक कहाँ चला, चाचा दोबारा से पहुंचे, चाचा ने क्या किया, दूसरे के पक्ष में बोल दिया कि भैया तो कैसे ना करेगा। अब दूसरा वाला क्या, ठीक है आपकी वोट नहीं देंगे, चलो बोलो, ठीक। तो गांधी जी को इसीलिए अंग्रेजों ने यहाँ पे बुलाया। लेकिन गांधी जी क्या कहें, गांधी जी सत्य पर डिगे रहने वाले, अड़े रहने वाले व्यक्ति हैं। कितना भी इस व्यक्ति के अंदर देखेंगे बहुत जिद है अपने सत्य को लेकर, ठीक। गांधी जी कहते हैं अगर तुम लोग बोनस नहीं दिए तो हम यहीं बैठे बैठे बेटा जान लो भूख हड़ताल कर देंगे। कहे हम पहली बार बता रहे हम खाए पिएंगे नहीं, ये जान दे देंगे, इज्जत के साथ जान लो, हम बोलेंगे नहीं ज़्यादा। कहे चलो ठीक है, जितना पैसा है भैया 30% और दे रहे हैं, बोनस जारी रखेंगे। आप जाइए बाबा जी, आप हमको परेशान कर दिए हैं ना। आप देखेंगे 1869 में पैदा हुआ व्यक्ति 1915 में आ रहा है, 15 ये 70 30 45 46 साल की उम्र में भारत आ रहे होते। ये काफ़ी बुजुर्ग हो गए थे, 47 48 साल इस समय एज है। अहमदाबाद मिल मजदूर ये मुद्दा हो रहा है 1918 में, ठीक।
मिल के मजदूरों और मिल के मालिकों के बीच हुआ ये आंदोलन भी सफल हो गया गांधी जी के द्वारा। अब भैया 2 फिल्म दोनों सुपर डुपर हिट, गांधी का पूरा भौकाल है भौकाल, ये भी मामला सॉल्व हो गया, दोनों लोग खुश है, ठीक है कोई बात नहीं। अब 70% उनका बचे गया, इनको 30%, जहाँ कुछ नहीं मिल रहा था 30% मिल गया। अब गांधी कुछ नहीं कर रहे, उसी में से दिलवा दे रहे, लेकिन ये भी भारतीयों के लिए बहुत बड़ी बात है ना। अब बहुत बड़ी बात है, साल भर आप सड़क बनाए 5 मिनट में उखड़ गई, ठीक है ना। चुनाव आया है, दारू बांट रहे हैं 200-200 रुपये, 500-500 रुपये, एक सीसी पियो, जाओ मौज करो, फिर 5 साल तुम आराम सोना दारू पी के, बर्बाद होना, हम फिर लूटेंगे 5 साल आराम से, टेंशन फ्री। भारत में लोकतंत्र बहुत है भैया, किसान नेता बहुत ध्यान रखते हैं तुम्हारा ना, चुनाव समय दारू जरूर देते हैं। चलो, आदमी भी सोचता है जब तक सफारी स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर से उतरें तब तक कहाँ भौकाल मेंटेन होता ना। अभी आप देखिए चंद्रशेखर जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनके सुपुत्र इस समय सांसद हैं, उन्होंने इस पर स्पीच दी है, आप पढ़िए। बहुत अराजकतावादी भारतीय समाज बन रहा है, ठीक है। तो भैया इनका क्या हुआ, अहमदाबाद मिल मजदूरों का मुद्दा भी सफल हो गया। अब 2 आंदोलन, दोनों सुपर डुपर हुए। तीसरा मुद्दा फिर एक आया गांधी जी के पास, क्या था, खेड़ा का आंदोलन। खेड़ा भी गुजरात में स्थित एक जगह है। इसमें एक मुद्दा ये आया कि 1918 का ही मामला है जो मैं बता रहा हूँ क्रम से। पहला चंपारण हुआ, चंपारण के बाद अहमदाबाद हुआ, अहमदाबाद के बाद खेड़ा। खेड़ा में मामला ये था कि इस समय अकाल पड़ा हुआ था। अकाल मतलब बारिश वारिश नहीं हो रही थी, और अंग्रेजों की जो संहिता थी, जो कानून था, उसमें यह था कि अगर टोटल फसल का 1/4 तक उत्पादन नहीं होता है, मतलब 100% में से अगर 75% फसल बर्बाद हो जाती है तो टैक्स नहीं लिया जाएगा। टैक्स क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, टैक्स नहीं लिया जाएगा, ठीक। परंतु इतना अकाल के बावजूद भी अंग्रेज लोग क्या कर रहे थे, टैक्स बढ़ा कर ले रहे थे ना, टैक्स बढ़ा दिए थे। अब भैया तो नियम के खिलाफ है, नियम के खिलाफ है तो गांधी को बुलाया गया। गांधी को बुलाया गया तो गांधी ने कहा ये मामला गलत है, और नहीं अगर लोग टैक्स दे रहे तो अंग्रेज उनको बहुत मारते थे, प्रताड़ित करते थे। तो गांधी जी ने कहा कि ये भैया गलत बात है। तो गांधी और अंग्रेजों के मध्य एक गुप्त बैठक हुई कि जो व्यक्ति टैक्स देने में सक्षम है उस व्यक्ति से अब टैक्स ले लिया जाएगा, और जो व्यक्ति नहीं दे पा रहा है उसे मारा पीटा नहीं जाएगा। समझ रहे हैं, जैसे जब दुर्गा पूजा आता है चंदा लेने के लिए रस्सी लगा देते हैं, आपको सामने देख रहे हैं यार तो फटीचर आदमी आ रहा है, जाने तो रस्सी उठाओ, और देख रहे हैं सामने से कोई आदमी आ रहा है सीधा साधा तो उसको रस्सी गिराओ, 100 रुपये दो, कटाओ। वैसे मामला है, कहीं जो दे पा रहा है, जो सक्षम है, दे रहा है 1-2 बार डांटने पर, उससे ले लीजिए, और जो नहीं दे पा रहा है उसको मारने की स्थिति आती तो मारिए मत, जाने दीजिए, ठीक है। ये आंदोलन भी सुपर डुपर है। तो 3 आंदोलन, तीनों क्या हो गए भैया, सफल हो गए, और तीनों की सफलता के बाद महात्मा गांधी जी की बहुत ज़्यादा इज्जत हो गई, बहुत ज़्यादा भौकाल मेंटेन हो गया, ठीक है। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, जब ये आंदोलन सफल हो गया तो 3 आंदोलन सफल हो गए, गांधी जी के पूरे देश में डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई। कोई भी विवाद होता था, ये होता था कि किसको बुलाया जाए, गांधी जी को बुलाया जाए, ठीक है। अब इसी दौरान कुछ घटनाएं भारत में अन्य तरीके की हो गई। जैसे एक घटना ये हो गई कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया भारत में, जिसे 1919 अधिनियम के तहत शामिल किया गया। 1919 अधिनियम ना, इस अधिनियम के तहत वहाँ के जो है अंग्रेजों की सरकार ने इसको भारतीयों के लिए ये कहा कि हर 10 वर्ष पर हम क्या करेंगे, आपके लिए बेहतर उत्तरदायी शासन हेतु समीक्षा करेंगे। क्या करेंगे भैया, उत्तरदायी शासन हेतु समीक्षा करेंगे कि आपको किस तरीके से इतनी कैपेबिलिटी आप में पैदा की जाए कि आप अपना शासन स्वयं चला सकें, ठीक है। और 1-2 कुछ अन्य जो है छूट दे दिए, ठीक। भारतीयों का ये कौन सी बात है, इसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, इसके लिए इतना आंदोलन कर रहे हैं, जेल जा रहे हैं, फांसी हो रही है हमको, इसके लिए हो रही है। विरोध किए सब, गांधी जी को बुरा लगा, ठीक है। अब हुआ क्या, एक घटना और हो गई। एक तो हुआ था चलो भैया इसको सोच रहे थे, चलो ठीक है जाने दो। दूसरी घटना और हो गई। सिडनी रॉलेट एक अंग्रेज था जिसकी अध्यक्षता में एक कमीशन बनाया गया, रॉलेट एक्ट उसके द्वारा पारित किया गया, संसद ने उसको लागू किया, ठीक। इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कोई भी व्यक्ति जो सरकार के खिलाफ भड़का रहा है लोगों को, उसको बिना किसी वारंट के आप क्या करिए, सीधे गिरफ्तार करिए, ठीक। बिना किसी वारंट के क्या करिए,
गिरफ्तार करिए। और दूसरी बात क्या कहेगी, उसकी जमानत नहीं होगी। तीसरी बात क्या कहेगी, उसका जो केस होगा एक फिक्स अदालत में ही चलेगा। इसके लिए क्या होगी, अदालत जिसको कहा जाएगा कि इसी अदालत में चलेगी, उसी अदालत में मुकदमा चलेगा, बाकी अदालत में नहीं चलेगा। और क्या कहा गया, कहे बंदी प्रत्यक्षीकरण का जो नियम यहाँ नहीं लागू होगा, मारेंगे ले जाके थाने में, बहुत ज्यादा मारेंगे, ठीक है ना, चाहे जो कर दे, ठीक। तो इस कानून को कहा गया क्या, काला कानून कहा गया। ना अपील, ना दलील, ना वकील, बिना अपील बिना दलील, कुछ सुनेंगे ही नहीं, सीधे उठा के अंदर करेंगे। और ना वकील, ठीक है, बिना वकील के कोई बात आप कुछ भी कर ही नहीं सकते, सीधे आपको अंदर किया जाएगा। एक तरीके से ये, इसके पीछे कारण ये था कि भारत में उस समय क्रांतिकारी घटनाएं बहुत ज़्यादा घट रही थी। अंग्रेज इस बात को लेकर चिंतित थे, बड़े बड़े अंग्रेज नेताओं को चुटकी में मार देते थे ये लोग, उसको लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित थे। भारत में एक तरीके से आतंकवादी घटनाएं ये लोग अंग्रेज कहते थे, हालांकि भारतीय इतिहासकार उसे और क्रांतिकारी घटनाओं का नाम देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद भैया क्या हुआ, इस आंदोलन के विरोध के लिए, ठीक है, इस आंदोलन के विरोध के लिए 6 अप्रैल को, कब भैया, 6 अप्रैल को 1919 को बैठक बुलाई जा रही है ना, कि हम लोग क्या करेंगे, पूरे देश में प्रदर्शन करेंगे, ठीक है। सब लोग प्रदर्शन करने के लिए जा रहे हैं अपना अलग अलग जगह, गांधी वांधी को बुलाए गए, चलो भैया सब लोग चलो, पहुंचो, खटखटा के अपना सवारी उठाओ, ठीक है। अब हुआ क्या, 2 बड़े नेता, एक तो 9 अप्रैल को एक घटना हुई, 2 बड़े नेता, 9 अप्रैल 1919 को ही घटना हो रही है। 9 अप्रैल 1919 को 2 लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। एक तो सैफुद्दीन किचलू और दूसरे हैं सत्यपाल चौधरी। 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जा रहा है, ठीक। और गिरफ्तारी के बाद, इन्हीं दोनों की गिरफ्तारी के बाद, क्योंकि बड़े नेता थे, इनकी गिरफ्तारी के बाद आंदोलन कैसे चलेगा। अब अन्ना हजारे गिरफ्तार हो गए तो आंदोलन कैसे चलेगा, केजरीवाल क्या करेंगे, ठीक है ना। अब नेता बन गया बाद में, ठीक। तो इनके भैया, इनकी गिरफ्तारी के बाद क्या होगा, तो इसी मुद्दे पर जो है ये बेसिकली 9 अप्रैल को घटना हुई। उसके बाद इसी मुद्दे पर 13 अप्रैल को एक आयोजन किया जा रहा है जलियांवाला बाग में। क्या किया जा रहा है, जलियांवाला बाग में एक आयोजन किया जा रहा है कि हम आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे कि इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद किस तरीके से आंदोलन आगे बढ़ेगा। कहे बुलाओ सबको। अब भैया इन्फॉर्म कर दिया धड़ाधड़, तुरंत पूरे गांव में आरी बगल जितना रहे सब, चलो भैया। और उसी दिन क्या था, बैसाखी का मेला था, ठीक। क्या था, बैसाखी का मेला। सबको बुलाया गया, ठीक है, सबको बुलाया गया, सब लोग आ गए आराम से। अब होता क्या, जैसे एक प्रांगण था उसमें अपना बना था, उसी में सब लोग बैठ गए चर्चा करने के लिए। और चूंकि पहले टेलीफोन तो इस तरीके से चलता नहीं था, तो शाम को ही गवर्नर ने वहाँ पे एक आदेश जारी किया, शासन का नियम ना, गवर्नर रूल लागू कर दिया, सैन्य रूल लागू कर दिया कि कोई भी इस तरीके की बैठक आयोजित नहीं की जा सकती है बिना पूर्व इजाजत के, ठीक है। तो इस पूरी बैठक को जो आयोजित किया था उसका नाम था हंसराज। क्या नाम था, हंसराज। हंसराज ने इस बैठक को आयोजित किया था और यही जाके अंग्रेजों से मिल जाता है, ठीक, कि यहाँ पर बैठक हो रही है, ठीक है। बैसाखी का दिन था, चूंकि बैठक हो रही थी, मिठाई उठाई अपना सब वहीं बांट रहे थे, बतिया रहे थे कैसे कैसे छुड़ाया जाए, अहिंसक रूप से आंदोलन हो रहा था, ठीक है। अब बाकी जो मेला देखने गए थे वो लोग भी बाउंड्री झाँक रहे हैं, भैया अरे अंदरवा क्या चला, मिठाई मिल रही है। सारे लोग पहुँच गए वहाँ पर। अब जब सारे लोग वहाँ पे पहुँच गए तो भीड़ बहुत ज़्यादा उसमें भर गई भैया। हंसराज जाके अंग्रेजों से बता दिया। जब इसने अंग्रेजों से बता दिया तो अंग्रेज चारों तरफ से, जनरल डायर आता है, घेर लेता है पूरे फील्ड को और बिना वार्निंग दिए, क्योंकि उसमें जो सामने का गेट था बंद कर देता है, पीछे वाला एक पतला सा सकरा गेट था उस पर पुलिस को खड़ा कर देता है। तब तक गोलियाँ चलाई गई जब तक गोलियाँ खत्म नहीं हो गई, ठीक। इस घटना के बाद पूरे देश में बहुत ज़्यादा शोक की लहर फैल गई, समझ रहे हैं।
और उस शोक की लहर ने इतना ज़्यादा लोगों को दुखी कर दिया कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी उपाधि, इनको एक उपाधि मिली थी नाइटहुड की, इसको वापस कर दी। कहे हमको ऐसी उपाधि कुछ नहीं चाहिए, आपने हमारे देश के इतने लोगों को, हजारों लोग अनायास मार दिए गए, 4000 से ज़्यादा लोग घायल हो गए, ठीक है। और उसके बाद शंकरन नायर थे, वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य थे ना, उससे इन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो 2 लोगों का नाम आप याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर और उसके बाद ये शंकरन नायर, दोनों ने इस 13 अप्रैल की घटना से, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना से दुखी होकर अपनी उपाधियों को वापस कर दिया। वायसराय की परिषद समझ रहे हैं कि प्रधानमंत्री की एक परिषद हो, उसमें आप सदस्य, मान लीजिए अनुराग ठाकुर इस्तीफा दे दें, बहुत बड़ी बात है इस टाइप का, ठीक। तो इस आंदोलन ने, इस घटना ने पूरे देश के लोगों को बहुत प्रभावित किया। अब उसके बाद क्या हुआ, कमेटी बैठाई गई, जांच करिए, ठीक। जांच हुई तो जांच में क्या कहा गया, जांच में ये कहा गया कि जो जनरल डायर ने मारा है वो बहुत अच्छा काम किया है ना, जितना हो सकता था उसने उतना सिक्योरिटी पर्पज से किया, और उसे मान की तलवार की उपाधि दी गई, उसका इसकी उपाधि दी गई मान की तलवार। कहे इसने हमारा सम्मान बचाया है, मान की तलवार की उपाधि दे दी, ठीक है। कहे ठीक है भैया, मान की तलवार की उपाधि दे दी है, इसका खूब प्रशंसा किए। अब यही सामान्य सी बात है, कोई अगर मार रहा है हमारे देश के लोगों को और तुम उसी की प्रशंसा करोगे तो हमें क्या ना गुस्सा लगेगा ना। तो भारतीयों को गुस्सा लग गया, सब कहे आओ चलो, ठीक है। फिर कहे भैया, कांग्रेस वाले कहे हम तुम्हारी जांच से सहमत नहीं है, तुम्हारी जांच गलत तरीके से हुई है, हम अपनी जांच खुद करवाएंगे। मदन मोहन मालवीय के अध्यक्षता में एक समिति बना दिए, मदन मोहन मालवीय ने अपना रिपोर्ट जारी किया, बताए कैसे से करो, जो मर गए हैं उनको आप अनुकंपा राशि दीजिए, कुछ इतने लोग मारे गए हैं भाई, इनको कुछ अनुकंपा राशि दीजिए, भरण पोषण के लिए अंग्रेज के कुछ नहीं मिलेगा। कहे ठीक है नहीं मिलेगा, गांधी को बुला रहे हैं, आओ गांधी। गांधी ने कहा ठीक है भैया, पूरा मामला हो गया, हम क्या करेंगे, असहयोग करेंगे। कहे हम सबसे पहले जो करेंगे असहयोग आंदोलन चलाएंगे, ठीक है। कहे ठीक है चलाओ। तो 1 अगस्त 1920 को गांधी जी शुरू करते हैं असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, ठीक। और असहयोग आंदोलन जैसे ही शुरू होता है 1 अगस्त को ही तुरंत बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है, तुरंत सुबह। इसीलिए कहा जाता है कौन सा ऐसा नेता है जिसने असहयोग आंदोलन की शुरुआत तो देखी परंतु समापन नहीं देख पाए, ये थे बाल गंगाधर तिलक। और याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक भैया कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं निर्वाचित हुए, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। इनकी मृत्यु हो गई। अब गांधी जी को टेंशन, गांधी जी ने कहा घोर काली रात आ गई, एक बड़े सूर्योदय का अंत हो गया। कहे कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम में सूर्य के समान थे तिलक, उनकी मृत्यु हो गई, बहुत बड़ी बात। गांधी जी ने कहा इनके नाम से एक बनाइए तिलक फंड, और उस फंड में जो पैसा इकट्ठा होगा उससे हम देश की आज़ादी के लिए लड़ेंगे, ठीक है ना। कहे ठीक है, 1 करोड़ रुपया इसमें जमा हो गया, देखते ही देखते चुटकी भर में 1 करोड़ रुपया जमा हो गया। कहे ठीक है चलो इससे लड़ेंगे। अब क्या हुआ, दूसरी बात गांधी जी बहुत मोटिवेटेड थे, क्योंकि इसके पहले 3 आंदोलन के सफर रहे। गांधी जी ने कहा 1 साल के भीतर क्या करेंगे, 1 साल के भीतर आज़ादी, क्या करेंगे, स्वतंत्रता दिलवा देंगे, ओवर कॉन्फिडेंस ना। कहे कि 1 साल के भीतर आज़ादी आपको दिलवा देंगे, ठीक है। शुरू होता है 1 अगस्त को शुरू हो गया आंदोलन, ठीक है। इसी दौरान एक और घटना हो रही थी, ठीक है। घटना ये हो रही थी कि तुर्की, जिसे आप टर्की कहते हैं, जहाँ पर भी जंगलों में आग लगी हुई है, ठीक है, वहाँ पे मामला ये था कि वहाँ खलीफा होता था, जो इस्लाम का सबसे प्रमुख व्यक्ति होता था उस समय, उसे खलीफा कहा जाता था, ठीक। तो खलीफा को अंग्रेज बहुत प्रताड़ित कर रहे थे, जबकि विश्व युद्ध के दौरान कहे थे कि हम इसे सम्मान देंगे ना, तो सम्मान उम्मान नहीं दे रहे थे, उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक। तो अब सोचिए कि मामला है तुर्की का, भारत के मुसलमान एकजुट हो गए कि अंग्रेज ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम अंग्रेजों का विरोध यहाँ करेंगे, ठीक।
गांधी जी क्या कहे, गांधी जी ने कहा कि ये ऐसा समय है, अगर हम भारत के मुसलमानों का सपोर्ट कर देंगे तो उनको ये लगेगा कि हम भी उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं और वो भी हमारे साथ स्वतंत्रता संग्राम में मिलकर काम करेंगे। गांधी जी ने इसी के साथ खिलाफत आंदोलन को भी इसमें शामिल कर लिया। ठीक, हालांकि इस निर्णय को कई लोग अलग तरीके से देखते हैं। ठीक, अब उसके अलग पॉइंट ऑफ व्यू हैं, आपको पिट पास करना है तो पिट के लिहाज से ही आप पढ़िए। ठीक है, खिलाफत आंदोलन को भी इसमें शामिल कर लिया। ठीक है, पूरा अपना आंदोलन हो रहा था, जगह जगह क्या है, सब लोग अपना जितना हो सकता था सरकारी सेवाओं का बहिष्कार कर रहे थे। असहयोग मतलब हम सहयोग नहीं करेंगे आपका, पानी पीने कहे गिलास पानी दो, प्यून है भारतीय कोई है, कहे नहीं देंगे, आप पानी खुद ले लीजिए। ठीक है ना, सब ने, छोटे से छोटे व्यक्ति ने असहयोग आंदोलन में सबने पार्टिसिपेट किया और इसीलिए आंदोलन इतना बड़ा हुआ। ठीक है, इसी दौरान 5 फरवरी 1922 को एक घटना हो रही है गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर। चौरी चौरा नामक स्थान पर यह घटना हो रही, एक जुलूस निकल रहा था इसी आंदोलन का। ठीक है, और गांधी जी ने पहले कहा था अहिंसक रूप से आंदोलन करना, हिंसा नहीं करनी है। एक जुलूस निकल रहा था, जुलूस वाले के चौकी वाले परेशान कर रहे थे पुलिस वाले। आज भी पुलिस वैसे करती ना। भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां की पुलिस से आम नागरिक डरता है, पूरी दुनिया में कहीं ऐसी व्यवस्था नहीं है। इतनी भ्रष्ट पुलिस पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। हालांकि कोरोना काल में और बाकी काल में पुलिस ने काम किया है, लेकिन उसी में ऐसे निकृष्ट लोग हैं जो हमारी पुलिस को बदनाम भी करते हैं। आप सोचिए, उस समय किसानों को परेशान कर रहे थे, जो आंदोलनकारी जा रहे थे अपना, इन्होंने क्या किया, इन्होंने पकड़कर एक कमरे में चौरी चौरा के थाने में बंद कर दिया और वहाँ पे जला दिया। 20 से अधिक पुलिसकर्मी जल गए। अब गांधी जी के पास ये न्यूज़ पहुंची, गांधी जी कहने तुम लोग बहुत गलत कर दिए। अब तुम सोचो, जलाए हो जिन पुलिस वालों को, अब सरकार क्या करेगी, मारेगी बुरी तरह से ना। देखो आज मारे थे पुलिस वाले, बिकरू कांडों के विकास दुबे ठोंक दिए गए ना, तो वैसे घटना होगी। गांधी जी पहले जानकार आदमी थे, गांधी जी ने तुरंत आंदोलन स्थगित कर दिया। 5 फरवरी कहा कि आंदोलन बंद, और 12 फरवरी को कांग्रेस ने लिखित रूप से इस आंदोलन के स्थगन की बात स्वीकार की और आंदोलन को रोक दिया गया। आंदोलन के रोकने के बाद सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू जैसे नेता, अरे भैया खड़े हो गए, अरे क्या कर दिए ना, बहुत गलत कर दिए, बिकरू कांड हो जाता भैया, बहुत बुरी तरह मारे जाते। गाड़ी पलट रही आज, तो पहले तो गाड़ी फेंक दी जाती सीधे नदी में, समझ रहे, पता नहीं चलता गाड़ी कहाँ गई। ठीक है, तो इसलिए गांधी जी ने क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया तुरंत आंदोलन। ठीक है, सब बहुत चिल्लाए, जाओ चिल्लाओ जो करना है। और इसी के बाद फरवरी में स्टॉप हुआ। मार्च में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया, 6 वर्ष की सजा दी गई, गांधी जी को जेल में बंद कर दिया गया। इधर कांग्रेस वाले अपना अलग कर रहे हैं ना, ठीक है, कांग्रेस वाले अलग अपना कर रहे हैं, लेकिन उनका स्वास्थ्य खराब था, इसीलिए 2 वर्ष के अंदर इनको छोड़ दिया गया। ठीक है, गांधी जी दोबारा आए, अपना मामला सेट किए। ठीक है, अब दूसरा आंदोलन गांधी जी दोबारा करते हैं। दूसरा आंदोलन कौन सा करते हैं भैया, बहुत महत्वपूर्ण है, ये जान लीजिए, पूरा सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसके बाद नेक्स्ट सेशन हम आज़ाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड लेके आएंगे, जिसमें जो भी प्रश्न आपके लिए बनने वाले हैं उनको हम आपको वहाँ पे देने वाले हैं। देखिए, उसके बाद भैया क्या हुआ, आंदोलन चलते रहे, कांग्रेस में उठापटक होती रही। इसी बीच गांधी जी ने कांग्रेस के एक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1924 में, बेलगाम अधिवेशन है। बेलगाम कहाँ है भैया, कर्नाटक में, इसको याद रखिएगा, कर्नाटक की ये जगह है। और इसी एकमात्र अधिवेशन की कांग्रेस में जो है गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। याद रखिएगा, बाद में 1934 में 1934 में 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस छोड़ दी थी, इसको याद रखिएगा, पूरी कांग्रेस से छोड़ दी, कहे अब कांग्रेस कोई मतलब नहीं, ठीक है, छोड़ दी। ये नहीं कि बड़े नेता के हैसियत से, पूरा सदस्यता ही त्याग दी, कहे हम कांग्रेस में रहेंगे ही नहीं। ठीक है, अपना अपना मन है। गांधी जी असहयोग आंदोलन से हरिजनों के उत्थान और महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा समर्पित हो गए, महिला सशक्तिकरण को लेकर, इसीलिए हमारे भारतीय संविधान में स्पेशल प्रावधान इनके लिए किए गए। देखिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद ये घटना हो गई भारतीयों के लिए। अब उधर से भारतीय क्रांतिकारी घटनाएं भी हो रही हैं, दबाव बनाया जा रहा है, HRA बन रहा है, HSRA बन रहा है, तमाम घटनाएं हो रही हैं, लाहौर षड्यंत्र, ये षड्यंत्र, नासिक षड्यंत्र, तमाम कानपुर षड्यंत्र, तमाम षड्यंत्र हो रहे हैं। सूर से उसी में अपना मारपीट रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं ना, लूट ले रहे हैं शस्त्रागार को। ठीक, तो गांधी जी के ऊपर बहुत प्रेशर इस समय क्रिएट हो रहा है। तो गांधी जी ने क्या किया, 1930 में
सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ा। 1930 में क्या किया? सविनय, नाम में क्या लगाया? सविनय, विनय के साथ क्या करेंगे? आपकी अवज्ञा करेंगे, आपकी आज्ञा नहीं मानेंगे। और इस आंदोलन में बड़े स्तर पर कॉलेज के स्टूडेंट्स जो थे वो शामिल हुए, बहुत बड़े स्तर पे, और उसमें महिलाओं ने बहुत बड़े स्तर पर पार्टिसिपेट किया। बहुत बड़ा यह आंदोलन, बच्चों ने, यहाँ तक छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हो जाते, अपना सभावा निकालने लगे। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। देखिए इसके पहले थोड़ा सा मामला आपको हम समझाते हैं। लाहौर अधिवेशन हो रहा है 1929 में। कब हो रहा है? 1929 में। लाहौर अधिवेशन में ये कहा गया कि जो अगला साल होगा उस साल अर्थात 26 जनवरी 1930 को हम क्या करेंगे? भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। क्या मनाएंगे? स्वतंत्रता दिवस। हम भारत को आज़ाद करवा देंगे, उस दिन झंडा फहरा देंगे, चाहे जो हो जाए। अब अंग्रेजों को टाइम दिया गया कि इतने दिनों के अंदर आपको क्या कर देना है? भारत को आज़ाद कर देना है। ठीक है। अब गांधी हर बार क्या करते थे? एक नई स्कीम लेके चले जाते थे कि भैया अंतिम रूप से एक बार तुमको और मौका दे रहे हैं। गांधी जी ने कहा ठीक है, हम तुमको मौका दे रहे हैं। पहले गांधी जी कहे 2-3 साल का समय दीजिए, 2 साल का। इन्होंने कहा नहीं, दबाव के बाद 1930 तक बात है। गांधी जी ने कहा ठीक है। एक इन्होंने, इनका समाचार पत्र था यंग इंडिया। क्या था? यंग इंडिया। यंग इंडिया में अपनी इन्होंने 11 सूत्री मांग लिखी कि हमको ये चीज़ें चाहिए, और ये मांग अगर 31 जनवरी 1930 तक पूरी नहीं होगी तो हम सविनय अवज्ञा आंदोलन करेंगे। अब देख लीजिए, यही सब ये लोग करते थे जो गरियाए जाते हैं। 31 जनवरी। अब एक आदमी वहाँ, जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं 26 जनवरी झंडा फहराएंगे, अंकल जी कह रहे हैं कि 31 जनवरी को फहराएंगे। अब दोनों पहले, इसका मतलब पापा बोल रहे हैं तो बच्चे कहाँ माना जाएगा? इनका काम खत्म हो गया, इनका पहले मिस हो गया। लेकिन इतिहास में सब आपको ध्यान देना पड़ता है, मैं बता रहा हूँ, तब आप ध्यान दे रहे हैं। किताब में तो इसे बता देते हैं। ठीक है, तो ठीक है। गांधी जी अपना लिखते हैं चिट्ठी उट्ठी, देखता ही नहीं वायसराय देखता ही नहीं। ठीक है, ये दो बेइज्जती, कहते चलो शुरू करो। वायसराय क्या कहते हैं? इरविन भाई साहब कहते हैं कि चलो हम ठीक है एक काम करते हैं कि भारतीयों की जो भी समस्याएं सब अपना नोट वोट करो और हमें गोलमेज सम्मेलन बुलवाते हैं। ठीक है ना। अब गोलमेज सम्मेलन की जब बात आई तो गोलमेज सम्मेलन बुलवाने के रेफरेंस में पहला गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया। उसमें गांधी जी ने अपनी मांग रखी इरविन के सामने कि आप हमारी मांग मानिए। मांगे ही नहीं। जब नहीं मांगी गई, गांधी जी की बात नहीं मानी गई, तो गांधी जी ने कहा हम सविनय अवज्ञा आंदोलन करेंगे, कहे जाओ तुम करो। ठीक है, तो पहले गोलमेज सम्मेलन में जो कि 1930 से 31 के बीच में हुआ, नवंबर से लेकर आप देखिए नवंबर से स्टार्ट हुआ और जनवरी तक गया था, तो उसमें कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं करती है। ठीक, पहले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस नहीं जाती है। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में आप देखेंगे चूंकि गांधी और इरविन के बीच में 5 मार्च को समझौता हो जाता है, इसीलिए गांधी और इसे जो है 5 मार्च 1931 को समझौता होता है, इसीलिए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस पार्टिसिपेट करती है और इसे जो है गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? गांधी इरविन समझौता। ठीक, या इसे एक चीज और कहा जाता है दिल्ली समझौता। ये सब आप याद रखिएगा, ऐसे आपसे प्रश्न वो बना लेगा, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, प्रश्न वो थोड़ा सा ट्विस्ट कर देगा, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। ठीक, कांग्रेस अपना पार्टिसिपेट करती है। गांधी जी को इस बात को लेकर टेंशन थी भैया कि जब ये लोग यहाँ रहकर सही बतिया नहीं पाते, सामने बैठ के लड़ने लगता। अम्बेडकर हाथ उठाए, भाई यहाँ हम हरिजनों का नेतृत्व करेंगे। ले पहले भारत है, पहले हरिजन। जिन्ना अलग चिल्ला रहे हैं। ठीक, जिन्ना को आप देखेंगे जब असहयोग आंदोलन शुरू करते हैं गांधी जी बता दे रहे हैं आपको, बड़ी बात है। गांधी जी जैसे असहयोग आंदोलन शुरू करते हैं, जिन्ना कहते हैं हम कांग्रेस से छोड़ दे रहे हैं, खत्म कहानी। गांधी जी सही काम नहीं करें, कांग्रेस छोड़ देते हैं। सोचिए, एनी बेसेंट वगैरह सब विरोध करने लगते हैं। ठीक, कहते हैं बहुत बड़ा धक्का लग जाएगा। देखो कौन सा धक्का लग गया, देखो। ठीक है, उसके बाद समझौता होता है, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, ये मामला हो जाता है। अब भैया गांधी जी इतने बड़े आंदोलन कर दिए। ठीक है, अब पूरे देश में इनकी पूरा भावकाल बन गया भैया। ये देखेंगे 1932 तक ये जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन पूछता किसके द्वारा चलाया गया? गांधी जी द्वारा चलाया गया। कब चलाया गया? 1930 में स्टार्ट किया गया भैया। इसको याद रखिए, यंग इंडिया में लिखे गए अपनी 11 सूत्री मांगों को गांधी जी ने मांगा था इरविन से। ठीक, आगे चलिए देखते हैं, बढ़ते हैं।
1942 का समय आता है। आप देखेंगे, अब आपको दिमाग में आता है कि 1932 तक तो हुआ मालवा आंदोलन, उसके बाद क्या हुआ। आप देखेंगे इसके बाद 1935 का भारत शासन अधिनियम आया, जिसमें कहा गया हम प्रांतीय चुनाव करवाएंगे। चुनाव ना हो जाते हैं, ठीक। तो चुनाव होता है तो 22 दिसंबर, कुछ डेट आपको बता दे रहे हैं, तुरंत आप इसको दिमाग में रखिएगा। 22 दिसंबर 1939 को सभी सरकारें जो है, कांग्रेस की सरकारें, प्रांतों के जो मुख्यमंत्री थे जो चुने गए थे, सब इस्तीफा दे देते हैं। तो अंबेडकर और मुस्लिम लीग कहते हैं मुक्ति मिली, इसे मुक्ति दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या मनाते हैं? मुक्ति दिवस, ठीक। कौन कौन? अंबेडकर और मुस्लिम लीग, इसको याद रखिएगा, अंबेडकर और मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग। उसके बाद एक डेट और याद रखिएगा, 23 मार्च 1940, इसको मनाया जाता है पाकिस्तान दिवस के रूप में। उस समय डिसाइड हुआ था किस दिन हम पाकिस्तान दिवस मनाएंगे, ठीक। ये हो गया। तीसरी डेट आपको बता दे रहे हैं, 16 अगस्त 1946, ये भैया मनाया जाता है। कहते हैं, भारत वाले कहते हैं सीधे कार्रवाई करो, जाओ बांटो और राज करो ना। तो सीधी कार्रवाई दिवस, हिंदू मुस्लिम सब लड़ रहे थे, कहते हैं बांटो, भारत पाकिस्तान अलग करो, सीधी कार्रवाई दिवस, ठीक। ये मनाया जाता है। तो 3 ये डेट हैं जो महत्वपूर्ण हैं। आपसे पूछ लेगा तो आप गलत कर देंगे, बिल्कुल गलत आप करके आएंगे अगर आप नहीं पढ़े रहेंगे। इसको आप बढ़िया से दिमाग में रखिए, नोट कर लीजिएगा तुरंत, ठीक है। अब देखिए आता है मामला, ये सब हो रहा है ना, 40 तक हुआ। 1942 का मामला आता है। 1942 में तुरंत गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया, भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सा आंदोलन? भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। कब शुरू कर रहे हैं? 1942 में गांधी जी ने शुरू किया भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। इसी को एक चीज और कहा जाता है दोस्तों, अगस्त क्रांति। क्या कहा जाता है? अगस्त क्रांति। इसका मतलब सामान्य सी बात है कि अगस्त में शुरू हुआ था, तो शुरू हुआ था 9 अगस्त को। 8 अगस्त को ही योजना थी, परंतु 9 अगस्त को ही स्टार्ट होता है, ठीक है। ये शुरू होता है भैया। अब शुरू होते ही क्या कर देते हैं अंग्रेज लोग? ऑपरेशन 0 आवर चला देते हैं। क्या चलाते हैं? कहते हैं जितने हैं सबको पकड़ पहले बंद कर दो। जैसे देखो कभी चुनाव होता रहता है, पता लगे गांव के हैं, कोई आदमी मान लो सीताराम है। अब सीताराम बेचारे बहुत सीधे आदमी, लेकिन कभी कोई केस कर दिए थे छोटी मोटी, तो उसी सिलसिले में चुनाव शुरू हुआ तो उनको क्या है, तुरंत उठा ले जाते पुलिस। कहते हैं अराजकता फैलाएंगे। अरे हम धान काटे जाते रहे, कौन अराजकता फैलाओ। और जिसको अराजकता फैलानी है उसके ऊपर कोई केस नहीं ना, और रात में पैसा बांटेगा 500-500 रुपया, एक शीशी दारू, ठीक है। तो ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं। अब गांधी जी से खतरा है, सबको उठा ले गए ऑपरेशन 0 आवर। पूछता है किस आंदोलन चलाया गया ऑपरेशन 0 आवर? भारत छोड़ो आंदोलन में। भारत छोड़ो आंदोलन क्या कहा जाता है? अगस्त क्रांति। इसी में नारा दिया गया दिल्ली चलो। कहा गया कहाँ चलो? दिल्ली चलो, सीधे यहाँ से कूच करो दिल्ली, अब राज करना है हमें। अंग्रेजों कहा गया छोड़ो अब भैया। सभी कई नेताओं ने इसका जो है विरोध किया, कहा कि ये एक, तेज बहादुर सप्रू ने कहा ये एक असामाजिक, क्या कहा? असामाजिक एवं अकल्पित, असामाजिक एवं अकल्पित आंदोलन। ये कौन बात है? देख लीजिए क्या क्या बोल रहे थे। अब आप कहेंगे कि हम बता रहे थे कुछ, देख रहे हैं तेज बहादुर सप्रू जैसे असामाजिक। का है भैया भारत छोड़ो, कह रहे हैं भारत का छोड़ेंगे, तुम लोग छोड़वा दोगे? हाँ छोड़वा दिए लोग। पहले सुनो 47 में आज़ाद ना, 47 में क्या बन गए? भारत एवं पाकिस्तान 2 देश बन गए 15 अगस्त को। लेकिन समस्या क्या थी? माउंट बेटन को शपथ दिलवानी थी वहाँ पे, तो भारत में उन्होंने कहा पहले हम यहाँ के वायसराय बना, गवर्नर जनरल बनाए गए, तो यहाँ शपथ दिलवाएंगे, पाकिस्तान में बाद में आके अपना जो है उनको शपथ दिलवाई जाएगी, ठीक। तो इसीलिए पाकिस्तान ने बाद में कहा कि हम भारत से वैसे थोड़ा सा आगे रहना चाहते हैं, तो उन्होंने एक ही काम कर लिया, हम 14 अगस्त को पैदा हुए थे, काम कोई बड़ा नहीं करेगा, ठीक है ना। थोड़ा पाकिस्तान से संबंधित आपको जानकारी दे देते हैं। मान लीजिए पूछ ले, पाकिस्तान मुसलमानों के लिए सबसे पहले अलग देश की मांग किसने की? मोहम्मद इकबाल ने। इसको याद रखिएगा, पहली लाइन पास हो गया। चलिए, पाकिस्तान शब्द किसने दिया? चौधरी रहमत अली ने। इसको याद रखिएगा,
रहमत अली ने, रहमत अली। पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया, इसको आपको मैंने बता ही दिया, 16 अगस्त 1940। ठीक है, ये मामला हो गया। ठीक, पाकिस्तान की राजधानी वर्तमान में क्या है, इस्लामाबाद। पहले राजधानी क्या थी, कराची, पुरानी राजधानी है। ठीक, पाकिस्तान क्या कहा जाता है, नहरों का देश। ठीक, पाकिस्तान है क्या, भिखारी देश। इसको सबसे कर्जा लिया पूरा, कोई मतलब इसको उपाधि दे दी एजेंसी, मुझे लगता है कोई है यार, ये देश है, कोई कुछ है, दिल्ली बम दग रहा है। ठीक है, और थोड़ा सा भैया आप तालिबान के बारे में पढ़ लीजिएगा, अफगानिस्तान में बहुत बम फोड़ रहा है ना, तो वो भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये थे गांधी जी। अब गांधी जी का थोड़ा सा आप देख लीजिए मामला बाकी क्या हुआ। ठीक है, देश आज़ाद हो गया, देश में जिस समय आंदोलन हो रहा था, गांधी जी बहुत दुखी हुए। गांधी जी ने कहा कि पाकिस्तान का निर्माण मेरी लाश पर होगा, अर्थात गांधी जी भारत के बंटने पर बहुत ही ज़्यादा दुखी थे, कहते थे बांटना नहीं चाहिए। लेकिन वल्लभ भाई पटेल और नेहरू दोनों इतने ज़्यादा एक्टिव थे कि इन्होंने बंटवा ही दिया। ठीक है, इन दोनों का, चूँकि वल्लभ भाई पटेल को लगता था कि एक नहीं हो सकता, और जवाहरलाल नेहरू को लगता था जल्दी बटे ना, अगर बटना ही है तो। दोनों में इस तरीके लगे, जबकि गांधी मानते थे कि ना ही बटे। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे 1948 में गांधी जी को नाथूराम गोडसे नामक व्यक्ति द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। ठीक, तो नाथूराम गोडसे ने इनकी हत्या कर दी। ये एक मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति बाद में बताया जाता है। हालांकि ये गांधी जी का बहुत बड़ा माना जाता है कि प्रशंसक था, परंतु बाद में यही भारत और पाकिस्तान के विभाजन को लेकर उसके और गांधी जी के बीच विवाद हो जाता है। इस तरीके से एक बहुत बड़े युग का समापन हो गया, जो गांधी युग। आप देखिए भारत में जितने क्रांतिकारी नेता हुए, जितने उदारवादी नेता हुए, सबको आप उठा लेंगे तो सिर्फ एक गांधी ही है जिसके नाम पर गांधी युग कहा जाता है। तो आज का सेशन यहीं तक, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ दोस्तों एक काम करिए, अगर आपको अच्छा लगा तो आप खूब शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें और आपके परिवार का हिस्सा हो सकें। धन्यवाद।